नमस्कार दोस्तों। साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र से हमने मन्नू भंडारी द्वारा रचित आपका बंटी उपन्यास पर बात की थी और हमने उसके बारे में न केवल हमने मन्नू भंडारी के जीवन परिचय और उनके कृतित्व के विषय में जाना था, बल्कि साथ ही हमने आपका बंटी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी बात की थी और हमने उसके प्रथम परिच्छेद के सार की भी चर्चा की थी। हमने जान लिया था कि किस तरह से माता पिता के तनावपूर्ण दाम्पत्य संबंधों के फलस्वरूप बंटी की मनःस्थिति में बदलाव आता है और वो कल्पना लोक की जो परियों की कहानियां सुनता है, नागलोक की कहानियां सुनता है, सोनल रानी की कहानियां सुनता है जो उसे फूफी सुनाया करती हैं, उनके उसमें डूबकर ही सुकून महसूस करता है। लेकिन उस लोक में, उस कल्पना लोक में और यथार्थ में बहुत फर्क है और उसके बीच वो तालमेल नहीं बिठा पाता। चलिए इस सत्र में उसके आगे के कथासार पर बात करते हैं ताकि हमें आपका बंटी उपन्यास के मूल कथ्य को अच्छी तरह से समझने में सुविधा हो। आज हम बात करेंगे आपका बंटी उपन्यास के परिच्छेद 2 से 16 तक के परिच्छेदों पर बातचीत, ताकि हम पूरी कथा वस्तु को अच्छी तरह से जान पाए। हमने पिछले सत्र में देखा था कि बंटी को फूफी जो है उसके घर में जो उनका ध्यान रखती हैं, वो उन्हें तरह तरह की उसे कहानियां सुनाती हैं, परीलोक की कहानियां सुनाती हैं, डायन की कहानियां सुनाती हैं, जादूगर की कहानियां सुनाती हैं। तो बंटी का ये स्वभाव बन गया है क्योंकि वो उसमें आनंद महसूस करता है। तो बंटी की परीलोक की परियों और नागलोक की नाग कन्याओं की कहानियों का संसार उस पर हमेशा हावी रहता है, क्योंकि जिस संसार में वो वास्तव में जीता है उस संसार में वो सुकून और सुख प्राप्त नहीं कर पाता। हमेशा उसके मन में एक न एक उलझन चलती रहती है और अधिकांशतः उस उलझन का कारण उसके माता पिता के तनावपूर्ण संबंध होते हैं। और यही कारण है कि वो इस यथार्थ से पलायन कर हमेशा उन कहानियों के लोक में ही डूबा रहता है। दोपहर में वह सोने की कोशिश करता हुआ इसी कल्पना संसार में खोया रहता है। यानी जब वो दोपहर को सोने के लिए जाता है, जब उसकी फूफी उसे कहती है कि खाना खाकर सो जाओ, तब भी उस पर यही परिलोक का संसार जो है वो हावी रहता है, वो इसी में विचरण निरंतर करता रहता है। तभी वकील चाचा आते हैं और इसी दौरान वकील चाचा, जो कि उसके माता पिता के सलाहकार हैं, वे आते हैं। बंटी वकील चाचा से पापा के बारे में पूछता है, क्योंकि जब भी वकील चाचा घर पर आते हैं बंटी उनसे हमेशा अपने पिता के बारे में जानकारी लिया करता था। तो इस बार भी जब आते हैं तब वो पापा के बारे में पूछता है, लेकिन अगली बार पापा को साथ लाने की सांत्वना देकर वे इसे चुप करा देते हैं, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण कार्य से वहां बंटी की जो माँ है शकुन, उनसे मिलने के लिए आए हैं। इसलिए वो ज्यादा देर बंटी की बातों में वक्त जाया नहीं करना चाहते। इसलिए वो कहते हैं कि वो अगली बार जब आएंगे तो बंटी के पापा को साथ में लेकर आएंगे। बंटी चुप हो जाता है। बंटी को धीरे धीरे पता चलता है कि वकील चाचा मम्मी से पापा के बारे में ही कुछ बात करने आए हैं। जो भी बातचीत घर में हो रही है, जो माहौल बना हुआ है, उससे सुनकर बंटी को ये समझ में आने लगता है कि मम्मी पापा के बीच जो तनावपूर्ण संबंध है उसी से संबंधित बात करने के लिए वकील चाचा उसके घर पर आए हैं। लेकिन उसका बाल मन ये नहीं समझ पाता कि आखिर मम्मी पापा से संबंधित ऐसी कौन सी बात है जिसे वकील चाचा मम्मी से करने आए हैं। तो लेकिन क्या बात करने आए हैं यह उसे पता नहीं चलता और इसी उधेड़बुन में वो उस बात की तह तक जाने की कोशिश करता रहता है। उसकी सारी की सारी इंद्रियां उसी बात पर केंद्रित होकर के रह जाती हैं। यहां तक कि जब उसकी माँ शकुन और वकील चाचा आपस में बात करते हैं तो वो उनके कुर्सी के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश भी करता है, लेकिन पकड़ लिया जाता है और फिर मम्मी उसे वहां से हटा देती हैं और कहती हैं जाओ टीटू के घर जाकर खेलो। और इस तरह से वो एकांत में बातचीत करना चाहती हैं वकील चाचा के साथ, और वो नहीं चाहती कि इस सारी गतिविधि का कोई प्रभाव बंटी पर पड़े। लेकिन अनजाने ही सही बंटी इन सारी स्थितियों से निरंतर मानसिक स्तर पर प्रभावित अवश्य हो रहा है। इसके बाद शुरू होता है तीसरा परिच्छेद। इस परिच्छेद में मन्नू भंडारी ने
अजय और शकुन के बिगड़ते संबंधों और अजय के प्रति शकुन की मनःस्थिति का वर्णन किया है। यानी शकुन अपने विषय में सोचती है और उस सोच के दौरान अपने और अजय के संबंधों के विषय में सोचती है, जो बंटी के पिता हैं, और सोच के दौरान वो पूरी जो बातें हैं उनकी दुनिया में खो जाती है। उसे ध्यान आता है कि किस तरह से वो अपने पति यानी अजय के साथ एक संबंध जो कि जीवंत संबंध नहीं था उसका निर्वाह कर रही थी, उसका बोझ ढो रही थी, और अंततः उसे अलग होना पड़ा क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके पति का किसी और के साथ कोई संबंध है। तो बिगड़ते संबंधों और अजय के प्रति उसकी जो मनःस्थिति है उसका वर्णन यहां पर बहुत बारीकी से मन्नू भंडारी ने किया है। आगे चलते हैं। अगले दिन वकील चाचा तलाक के कागज लेकर आते हैं, क्योंकि उस दिन जब वकील चाचा आए थे तब जब बंटी उनकी बातों को छिपकर सुनने की कोशिश कर रहा था, उस समय वकील चाचा तलाक का प्रस्ताव लेकर के आए थे। और उसी से बंटी की जो माँ है शकुन, वो असहज हो जाती है। हालांकि वो बहुत सोचती है कि ये रिश्ता तो बहुत वर्षों पहले ही समाप्त हो गया था, अब उसके लिए उसे इतना विचलित होने की क्या आवश्यकता है। लेकिन फिर भी नारी मन की एक दुर्बलता है जिसको रेखांकित किया है, बहुत बारीकी से अभिव्यक्त किया है मन्नू भंडारी ने। तो अगले दिन जब वकील चाचा आते हैं तो वो तलाक के कागज साथ में लाते हैं। मन में अनेक गिरती उठती भावनाओं से जूझती शकुन तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर देती है, क्योंकि उसे यही उचित प्रतीत होता है, क्योंकि उस संबंध जो कि अब निर्जीव हो गया है, मृत प्राय हो गया है, उससे मुक्त होना उसके लिए आवश्यक है। और वकील चाचा भी इस संबंध में उसे बहुत तरीके से समझाते हैं, उसे प्रेरित करते हैं कि वो अपने विषय में, अपने भविष्य, अपने जीवन के विषय में भी कुछ सोचे। उसकी सारी इंद्रियां क्योंकि बंटी पर ही लगी रहती हैं, तो वो उसके लिए भी उसे टोकते हैं कि बंटी के को तुम उसे स्वाभाविक रूप से एक पुरुष के रूप में, एक लड़के के रूप में विकसित होने दो। उसे लड़कियों की तरह पाल कर बड़ा मत करो, और ना उस पर अपनी निर्भरता बढ़ाओ, और ना बंटी को अपने ऊपर इतना निर्भर बना लो कि वो आगे भविष्य में स्वतंत्र व्यक्तित्व का धनी हो ही ना सके। तो इस सारी बातचीतों को सोचते सोचते वो हस्ताक्षर कर देती है। साथ ही वकील चाचा बंटी को हॉस्टल भेजने और शकुन को अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने की सलाह भी देते हैं, कि ताकि बंटी भी स्वतंत्र व्यक्तित्व का धनी बने और शकुन भी अपनी स्वतंत्र जिंदगी जी सके। आगे चले। बंटी को हॉस्टल भेजने की बात शकुन को बिल्कुल पसंद नहीं आती, और अपने जीवन को फिर से शुरू करने के विषय में जब वो सोचती है वकील चाचा के इस प्रस्ताव पर, तब उसके सामने अचानक डॉक्टर जोशी का चेहरा घूमने लग जाता है। तो अब उसके सामने दो रास्ते हैं, एक तो बंटी को हॉस्टल भेजने का प्रश्न, दूसरा डॉक्टर जोशी के साथ आगे अपने जीवन का निर्वाह करने का प्रश्न। और उसे लगता है कि बंटी को किसी भी स्थिति में हॉस्टल नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल भेजकर वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा, उसे ऐसा महसूस होता है। और यहीं पर परिच्छेद 3 समाप्त हो जाता है। इसके बाद परिच्छेद 4 शुरू होता है। इस परिच्छेद में बंटी महसूस करता है कि वकील चाचा के जाने के बाद मम्मी कुछ उदास रहने लगी हैं, क्योंकि बंटी की जिस तरह से शकुन की सारी गतिविधियां बंटी के इर्द गिर्द केंद्रित है, वैसे ही बंटी की सारी गतिविधियां शकुन यानी अपनी मां के इर्द गिर्द ही केंद्रित हैं। वो बहुत बारीकी से अपनी मम्मी के हाव भावों को अच्छी तरह समझने की कोशिश करता है। तो उसे लगता है कि जब से वकील चाचा आए हैं मम्मी से मिलने के लिए, तब से मम्मी बहुत उदास रहने लगी हैं। वे ना तो अब पहले की तरह बंटी को प्यार करती हैं और ना ही उसे कहानियां सुनाती हैं, जो कि पहले उसकी मम्मी किया करती थी। वो सब बंटी को लगता है कि उसकी मम्मी का स्वभाव किसी ना किसी वजह से धीरे धीरे बदल रहा है। बंटी आज बहुत खुश है। इसी बीच उसे समाचार मिलता है कि उसके पापा उससे मिलने आने वाले हैं। तो बंटी बहुत खुश होता है ये जानकर कि उसके पापा उससे मिलने आने वाले हैं। लेकिन बंटी को उसके पापा से सर्किट हाउस में मिलाने के लिए हीरालाल नाम का व्यक्ति लेकर जाने वाला है। लेकिन आखिरी वक्त में आकर के हीरालाल की बेटी आती है और वो कहती है कि पिताजी को ताप हो गया है, बुखार हो गया है, इस वजह से वो बंटी भैया को लेने के लिए, वहां पहुंचाने के लिए नहीं आ पाएंगे। बंटी उदास हो जाता है, लेकिन मम्मी उसके लिए कॉलेज के माली के ले जाने की व्यवस्था करती हैं, यानी कॉलेज के माली को बुलवाती हैं और उससे कहती हैं कि वो बंटी को पापा से मिलाने के लिए सर्किट हाउस ले जाए। और माली ही उसके पिता से उसे मिलाने के लिए सर्किट हाउस ले जाता है। पापा बंटी को वहां बहुत उपहार देते हैं, उसे घुमाते हैं, चाट और आइसक्रीम खिलाते हैं, और आते वक्त पापा की तांगे वाले से लड़ाई भी हो जाती है। पापा को गुस्से में देखकर बंटी
सहम जाता है, क्योंकि उसे अपनी मम्मी का भी गुस्से वाला चेहरा, जो कि प्रिंसिपल मम्मी जिसको वो कहता है, वो उसे नागवार गुजरता है। तो जब वो अपने पापा को गुस्से में देखता है तो वो स्वाभाविक है कि वो सहम जाता है। तभी चपरासी आकर बताता है, जब वो घूम फिरकर पापा के साथ घूम फिरकर वापस बंटी अपने पापा के साथ सर्किट हाउस पहुंचता है, जहां पर उसके पिताजी, उसके पापा रुके हुए हैं, तब वहां का चपरासी जो है सर्किट हाउस का, वो बताता है कि आधे घंटे पहले माली लेने आया था बंटी को, उसने थोड़ी देर प्रतीक्षा की, लेकिन क्योंकि आप लोग नहीं आए तो वो चला गया। ये सुनकर बंटी को लगता है कि अब वो अपनी मम्मी के पास भला कैसे जा सकेगा, और ये सोचकर बंटी रोने लगता है। पापा बंटी को चुप कराते हैं और खुद ही उसे घर छोड़ने के लिए आते हैं। तो जब रास्ते में बंटी अपने पापा के साथ आ रहा है घर की तरफ, अपनी माँ के पास, तब वो मनी मन सोचता है कि आज वह मम्मी पापा की दोस्ती करा करके ही रहेगा। लेकिन पापा घर के दरवाजे तक आते हैं, बंटी उन्हें खींचकर अंदर भी ले आता है। उसे पूरा भरोसा है कि आज वो निश्चित रूप से अपने मम्मी पापा की दोस्ती करा कर रहेगा। मम्मी पापा थोड़ी देर लॉन में बैठते हैं और फिर पापा तुरंत वापस चले जाते हैं। बंटी की सारी आशाएं निराशा में बदल जाती है, क्योंकि वो अपना प्रयास कर ही नहीं पाता। उदास बंटी पापा के दिए सामान को उदास मन से अंदर रखता है। उदास क्यों है? क्योंकि उसने सोचा था कि पापा और मम्मी की दोस्ती वो आज कराएगा, लेकिन उसे वो अवसर ही नहीं मिला ताकि वो इस तरह का कुछ भी कर सके। यही कारण है कि वो उदास मन से, बोझिल मन से पापा ने जो उपहार उसे दिए हैं उन्हें अंदर रखता है। वो देखता है कि मम्मी की आंखें लाल हैं, तो वो आंखें देखकर यह अनुमान लगाता है कि शायद मम्मी बहुत रोई हैं। यानी उसे अंदाजा है कि मम्मी अंदर ही अंदर किसी न किसी तकलीफ से, किसी न किसी दुख से गुजर रही हैं, जो कि उसके सामने अभी नहीं अभिव्यक्त हो पा रहा है। प्रौढ़ संबंधों की विडंबना से अपरिचित बाल मन वाला बंटी अपनी भीगी आंखों को मूंद कर चुपचाप अपने पलंग पर सो जाता है, अंदर जाता है। उसे भी अपनी मम्मी की ये स्थिति देख करके रोना आता है, और वो बहुत इधर उधर से अपना ध्यान हटा करके अपने पलंग पर जाकर सोने की कोशिश करता है। और यहीं पर चौथा परिच्छेद समाप्त हो जाता है। पांचवा परिच्छेद शुरू होता है। पांचवें परिच्छेद में प्रारंभ में ही बंटी जागकर देखता है कि मम्मी कहीं जाने के लिए तैयार हो रही हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी मम्मी कहाँ जा रही हैं। मम्मी चली जाती हैं, कोई उसे कुछ नहीं बताता। वो जानने की कोशिश करता है कि मम्मी आखिर कहाँ गई हैं, लेकिन क्योंकि उसे कोई भी नहीं बताता, इसलिए असंतोष एक प्रकार का उसके मन में जन्म लेने लगता है। वो जब फूफी से पूछता है तो वो कुछ बड़बड़ाती है मन ही मन, जिसे बंटी समझ नहीं पाता, और रोने लग जाती है। इससे बंटी का गुस्सा, जो असंतोष था, वो गुस्से में बदल जाता है और वो तिलमिला जाता है। और नाश्ते के लिए फूफी ने जो दूध और दलिया बना करके रखा है उसके लिए, उस दूध और दलिए की कटोरी को गुस्से में भरकर उछाल देता है, और इस तरह से अपना गुस्सा, अपना आक्रोश, अपना क्रोध, अपना असंतोष वो व्यक्त करता है। मम्मी क्योंकि कचहरी गई हैं, क्योंकि तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर हो चुके थे, और यही कारण है कि जब वो कचहरी से लौट कर आती हैं तो आशाओं के विपरीत बंटी को डांटती नहीं है कि उसने दूध और दलिया क्यों फैलाया, बल्कि उसे समझाकर उसे खूब प्यार करती हैं। यहां भी दोस्तों ये जो पंक्ति है कि उसे खूब प्यार करती है, ये भी शकुन की मनस्थिति का एक पक्ष है, क्योंकि उसे लगता है कि बंटी का अब पापा से हमेशा के लिए नाता टूट सा गया है, और पहले भी बहुत अधिक नहीं था, कभी कभार ही उसके पापा उससे मिलने आया करते थे। तो उस स्थिति में उसे लगता है कि उसे बंटी के जीवन को खुशियों से भर देना चाहिए, और उसी प्रतिक्रिया स्वरूप वो उसे बहुत अधिक प्यार करती हैं। बंटी खुश होता है और मन ही मन वादा करता है कि वो अब कभी अपनी मम्मी को दुखी नहीं करेगा। रात को सोते वक्त मम्मी बंटी से पापा के विषय में पूछती हैं। बंटी बताता है कि पापा ने उससे कलकत्ता चलने के लिए कहा था। उसके पापा कलकत्ता में रहते हैं उसकी नई माँ के साथ, यानी उन्होंने जो दूसरा विवाह किया है मीरा नाम की युवती के साथ, उसके साथ कलकत्ता में रहते हैं। वहां चलने के लिए उसके पापा कहते हैं। ये बात बंटी अपनी माँ शकुन को बताता है। बंटी को कुछ समझ में नहीं आता। वो सोचता है कि अगर मम्मी पापा की पक्की वाली लड़ाई हुई है तो वह इनमें से किसका सामान है, मम्मी का या पापा का। ये एक ऐसा सवाल है दोस्तों जो ये स्पष्ट करता है कि आखिर मन्नू भंडारी इस उपन्यास के जरिए क्या स्पष्ट करना चाहती हैं। ये वास्तव में उस भयानक समस्या की ओर संकेत करता है ये वाक्य कि तलाक होने के बाद बच्चे
कहाँ जाएं, बच्चों के आगे क्या है, बच्चों की समस्या क्या है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, उसकी ओर ये स्पष्ट रूप से संकेत करता है। बंटी क्योंकि बहुत ही चिंतनशील, विचारशील है, इसलिए क्योंकि अकेला रहता है ज्यादातर, मम्मी अपने व्यस्त रहती हैं कार्य में, और वो घर पर या स्कूल में भी रहता है तो अपने सारे माहौल से कटकर ही रहता है, तो निरंतर एक सोच उसके अंदर चलती रहती है, और वो ये सोचता है कि अगर मम्मी और पापा की लड़ाई पक्की वाली हो गई है तो वो उनमें से किसका सामान है, उस अपनी मम्मी का या पापा का, और इस विषय में वो कुछ भी सोच नहीं पाता। इतने में बंटी देखता है कि उसकी मम्मी रो रही हैं। मम्मी को रोते हुए देखकर उसके भी आंसू निकल आते हैं, वो भी रोने लगता है, और वो रोती हुई मम्मी को चुप कराने की कोशिश करता है, और यहीं पर 5वां परिच्छेद समाप्त हो जाता है। छठे परिच्छेद में बंटी को पता चल जाता है, अब पूरा विश्वास हो गया है कि मम्मी और पापा की पक्की वाली ऐसी लड़ाई हो चुकी है, अब उनमें कभी दोस्ती नहीं हो सकेगी, क्योंकि तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इसलिए बंटी अब उम्र से पहले ही समझदार हो गया है, वो ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे मम्मी को दुख हो। बंटी जब भी अकेला होता है तो उसे पापा की याद आ जाती है, और पापा के साथ कलकत्ता शहर, क्योंकि उसके पापा ने उससे कहा था कि कलकत्ता चलोगे, तो कलकत्ता शहर के चित्र उसकी कल्पनाओं में घूमने लगते हैं, और वो फिंगर क्रॉस करके उन सबको भूलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अपनी मम्मी के प्रति अपना दायित्व समझता है, और वो चाहता है कि वो अपनी मम्मी को खुश रखे, उन्हें किसी प्रकार का दुख ना दे। मम्मी कॉलेज की सभी टीचर्स मम्मी के कॉलेज की जितनी भी टीचर्स हैं वो सब मीटिंग के लिए घर आती हैं। बंटी क्योंकि मम्मी को अब बिल्कुल दुख नहीं देना चाहता, उनकी उदासी को दूर करना चाहता है, इसलिए वो सारी टीचर्स के लिए जो खातिरदारी कर रही है फूफी, उसकी काम में हाथ बटाता है, उन सभी के लिए नाश्ता लगाता है, और एकदम समझदार बच्चों की तरह से व्यवहार करता है। उसकी पूरी कोशिश है कि मम्मी उसके इस व्यवहार से प्रसन्न हो और अपने दुख को भूल जाएं। सभी के जाने के बाद बंटी सोचता है आज तो मम्मी उसकी खूब तारीफ करेंगी, लेकिन आशा के विपरीत मम्मी जल्दी जल्दी ही कुछ काम है कहकर डॉक्टर जोशी से मिलने चली जाती हैं, और यहीं बंटी अंदर ही अंदर टूट जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि आज मम्मी उसकी तारीफ करेंगी, उसे बहुत सारा प्यार करेंगी। जिस प्यार की उम्मीद वो लगाकर बैठा था उसके बिल्कुल विपरीत मम्मी काम खत्म करके, यानी मीटिंग खत्म करके जल्दी से जल्दी तैयार होकर डॉक्टर जोशी से मिलने चली जाती हैं, और ये पहली चोट है जो उसे अपने मम्मी से मिलती है, यानी उसे ये बात, क्योंकि डॉक्टर जोशी के साथ अपनी मम्मी का मिलना जुलना उसे पसंद नहीं है। ये देखकर बंटी मन ही मन मानो रोने लगता है। परिच्छेद 7वां शुरू होता है। गर्मी की छुट्टियां अब तक चल रही थी, अब गर्मियों की छुट्टियां समाप्त हो गई हैं, और बंटी स्कूल जा रहा है। बंटी बस में बैठकर स्कूल जा रहा है, तभी कुछ असामान्य सा उसके साथ होता है, यानी क्योंकि वो मानसिक रूप से इतना उलझा हुआ है कि कुछ भी सही उसके साथ घटित होता ही नहीं, हमेशा मस्तिष्क में उसके कुछ न कुछ उलझन चलती रहती है। तो बस में बैठे बंटी को लगता है कि आज वो बहुत सारी पढ़ाई करके घर लौट रहा है, लेकिन दूसरे ही क्षण उसको ध्यान आता है कि अभी तो वो स्कूल पहुंचा ही नहीं है, अभी तो वो स्कूल ही जा रहा है। तो ये जो वाक्य है दोस्तों, ये स्पष्ट करता है कि बंटी की मन स्थिति असामान्य रूप से बिगड़ती चली जा रही है, असंतुलित होती चली जा रही है। शाम को बंटी देखता है कि घर पर डॉक्टर जोशी आए हुए हैं, और मम्मी से उसने कहा था कि उसकी जो नई किताबें हैं उन पर कवर चढ़ा देना, लेकिन मम्मी डॉक्टर जोशी के साथ बैठी हुई बातें कर रही हैं, पर उन्होंने उसकी नई किताबों पर कवर नहीं चढ़ाए हैं। वो तिरस्कार भाव से डॉक्टर जोशी से मिलता है, और मम्मी से नाराज होकर रोने लगता है, क्योंकि उन्होंने उसकी किताबों पर कवर नहीं चढ़ाए हैं। एक दिन बंटी को पता चलता है कि आज मम्मी उसे घुमाने लेकर जा रही हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी मम्मी के साथ बिताना चाहता है। इतने में डॉक्टर जोशी घर पर आते हैं। बंटी को मालूम होता है कि डॉक्टर जोशी और उनके जो बच्चे हैं, दो, जोत और अमी, जोत बेटी है और अमी बेटा है, वो दोनों भी उसके साथ चल रहे हैं। मम्मी, डॉक्टर जोशी, अमी और जोत के बीच बंटी खुद को अकेला, असहाय और अनजान महसूस करता है, क्योंकि मम्मी, डॉक्टर जोशी, अमी और जोत आपस में एक दूसरे से घुले मिले हैं, आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन बंटी वहां एक फालतू सामान की तरह अपने आप को समझता है, और बिल्कुल भी सहज नहीं हो पाता। 8वें परिच्छेद में डॉक्टर जोशी, अमी और जोत बंटी के घर आते हैं।
इनको देखकर बंटी के मन में गुस्सा उमड़ने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी मम्मी का ध्यान उससे हटकर कहीं और जाए। लेकिन जोत को देखकर उसका गुस्सा शांत हो जाता है। बंटी देखता है कि डॉक्टर जोशी मम्मी को कोई इंपोर्टेड शीशी दे रहे हैं। इतने में ही अमी बंटी के सारे खिलौने फैला देता है। यह देखकर बंटी अमी पर जोर से चिल्लाता है और मम्मी सबके सामने बंटी को थप्पड़ मार देती है। ये वो दूसरा आघात है दोस्तों जो कि बंटी के व्यक्तित्व को अंदर से तोड़कर रख देता है। तो उसे बार बार निरंतर इन सारी गतिविधियों से, इस सारी घटनाओं से उसे ऐसा महसूस होता है जैसे मम्मी उससे दूर होती चली जा रही हैं। अपमानित बंटी गुस्से और भूख से पीड़ित कई घंटों तक बगीचे में रहता है। मम्मी उसे खाने के लिए भी बुलाने नहीं आती क्योंकि उन्हें भी गुस्सा आ रहा है कि मेहमानों के सामने बंटी ने इस तरह का व्यवहार क्यों किया। 9वें परिच्छेद में लेखिका ने शकुन के दृष्टिकोण और मनोभावों को पाठकों के समक्ष रखा है। वो इस सारी स्थिति में बंटी, डॉक्टर जोशी, उनके बच्चे आदि इस सारे परिवेश के विषय में तरह तरह से सोचती है। बंटी के गुस्सैल बनते जा रहे स्वभाव के लिए शकुन कहीं ना कहीं स्वयं को दोषी ठहराती है। उसे लगता है कि वो अपने विषय में सोचकर कहीं बंटी को नजरअंदाज तो नहीं कर रही, उसे उपेक्षित तो नहीं कर रही, और हो सकता है कि उसी उपेक्षा के कारण बंटी का व्यवहार इस तरीके का हो रहा हो। अनेक तर्कों के साथ वो अपना आत्मविश्लेषण तरह तरह से करने की कोशिश करती है। उसके मूल में उसका उद्देश्य यही है कि वो कोई ऐसा मार्ग ढूंढे जिसमें वो भी स्वतंत्र रूप से जीवन जी सके और बंटी भी उसके साथ खुशहाल जिंदगी जी सके। शकुन यह जानती है कि बंटी डॉक्टर जोशी और उसके संबंध को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। दूसरी ओर डॉक्टर जोशी की उपस्थिति से उसे अपना जीवन अब भरा पूरा लगने लगा है। मानस दोनों माँ और बेटे की मनस्थिति बिल्कुल अलग है। डॉक्टर जोशी से मिलकर जो अभाव था शकुन की जिंदगी में, उसे लगता है कि वो अभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दूसरी ओर बंटी उससे दूर होता जा रहा है क्योंकि उसे डॉक्टर जोशी के साथ अपनी मम्मी के संबंध बिल्कुल भी सहन नहीं हो पा रहे। अतः बंटी की आत्मनिर्भरता के लिए और अजय के अध्याय से उबरने के लिए शकुन डॉक्टर जोशी से जुड़ने के निर्णय को दृढ़ कर लेती है। वो अपने आप को मजबूती से तैयार कर लेती है कि बंटी को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है और उसे भी अपने जीवन की फिर से शुरुआत करने की जरूरत है। इसलिए बेहतर यही होगा कि वो डॉक्टर जोशी के साथ अपने संबंध को एक नया आयाम दे। परिच्छेद 10वां शुरू होता है। इस परिच्छेद में शकुन और डॉक्टर जोशी की शादी हो जाती है। टीटू की अम्मा जो पड़ोस में रहती है वो आती है, जैसे कि महिलाएं अक्सर हमारे समाज में होती हैं, वे आती हैं और बधाई देने के बहाने और तरह तरह के व्यंग्य बाण करके, तरह तरह की बातें करके शकुन को चोट पहुंचाती हैं। यानी औपचारिकता भी है उनके बधाई में और व्यंग्य भी कहीं छुपा है। इस तरह की मिलीजुली बधाई देकर के वे चली जाती हैं। डॉक्टर जोशी और शकुन के संबंध को नापसंद करती हैं फूफी। फूफी जो घर में रहती हैं, बंटी की देखभाल करती हैं, पूरे घर की देखभाल करती हैं, उनको शकुन का डॉक्टर जोशी के साथ विवाह करना बिल्कुल पसंद नहीं आता और फलतः वो उन्हें छोड़कर हरिद्वार चली जाती हैं। फूफी को ट्रेन में बिठाकर जब लौट रहे हैं तब बंटी फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि अब उसे लगता है कि वो बिल्कुल अकेला होकर रह गया है। मम्मी तो वो सोचता है कि मम्मी तो पहले ही बदल चुकी थी जब से डॉक्टर जोशी उनके जीवन में आए हैं। जब से मम्मी पापा की पक्की वाली लड़ाई हुई है तब से मम्मी का स्वभाव बदल गया है और अब एक जो उसकी हितैषी थी, जिनके साथ वो सुरक्षित महसूस करता था, वो फूफी भी अब उसे छोड़कर हरिद्वार चली गई है। बंटी अब नए घर में जा रहा है क्योंकि मम्मी ने डॉक्टर जोशी से विवाह कर लिया है। अब जाहिर सी बात है कि मम्मी के साथ बंटी भी नए घर जा रहा है। उसका अपना सब कुछ पीछे छूट रहा है, अपना घर भी पीछे छूट रहा है। पुरानी मम्मी, या क्योंकि मम्मी पुरानी मम्मी क्यों कह रहा है, क्योंकि मम्मी के स्वभाव में वो एक बदलाव महसूस कर रहा है। फूफी चली गई है, फूफी की कहानियां भी फूफी के साथ चली गई हैं। उसका बगीचा और उसका हंसता खेलता जो बंटी है वो सब पीछे रह जाते हैं। यानी बंटी इतना अपने आप को अकेला और उदास महसूस करता है कि उसके चेहरे से मुस्कुराहट ही गायब हो जाती है। उसके व्यक्तित्व में जो थोड़ी बहुत उमंग थी वो भी अब समाप्त हो जाती है। 11वें परिच्छेद में बंटी डॉक्टर जोशी के घर पर आ गया है अपनी मम्मी के साथ और बहुत बड़ी कोठी है डॉक्टर जोशी की। वो कोठी बहुत सुंदर है। बंटी उसे कोठी की भव्यता को देखकर
प्रसन्न तो बहुत होता है, लेकिन उस माहौल में अपने आप को अजनबी महसूस करता है, बिल्कुल अपरिचित और अपनत्वहीन लगता है। उसे वो आत्मीयता जो उसे अपने घर से, अपने बगीचे से थी, वो आत्मीयता वो उस नए घर में महसूस नहीं कर पाता। और यही कारण है कि उसका अकेलापन, उसकी उद्विग्नता, उसका असंतोष, उसकी उदासी और अधिक बढ़ती चली जाती है। सभी एक साथ नाश्ता करने बैठते हैं एक दिन, तभी डॉक्टर जोशी के एक परिचित मित्र हैं वर्मा जी, वो वहां आ जाते हैं। और बंटी हर बात को बहुत बारीकी से देखता है, क्योंकि उसके अंदर हमेशा एक न एक चिंतन चल रहा होता है। तो वो देखता है कि सारे लोग जो बैठे हैं, यानी अमी, ज्योत, डॉक्टर जोशी, ये तो जानते ही हैं, उसकी खुद की मम्मी भी मम्मी भी वर्मा को जानती हैं, लेकिन एक वही ऐसा है उन सबके बीच जो वर्मा जी से परिचित नहीं है। और फिर उस पर एक उसका अकेलापन, उसकी असहायता, उसकी उदासी हावी हो जाती है। बंटी फिर स्वयं को सबसे अलग महसूस करने लगता है। रात को मम्मी और डॉक्टर साहब बाहर चले जाते हैं, अमी और जोत सो जाते हैं। बंटी उद्विग्न सा बैठा हुआ मम्मी की राह देखता है, क्योंकि उसने कभी अपने आप को मम्मी से अलग सोचा ही नहीं। वो मम्मी के बिना कभी सोया ही नहीं, और उस स्थिति में वो मम्मी का इंतजार करता है। मम्मी आती हैं, लाड़ से बंटी को सुलाती हैं और खुद डॉक्टर के साथ नए कमरे में चली जाती हैं। आधी रात में फूफी की डरावनी कहानियों के जो पात्र हैं, क्योंकि हमने पढ़ा दोस्तों कि उस पर वो कल्पना लोक की फूफी की जो डरावनी कहानियां हैं, जो जादू की कहानियां हैं, वो हमेशा उस पर हावी रहती हैं, उसकी मनस्थिति पर हावी रहती हैं। तो रात के अंधकार में उसकी जो फूफी की जो डरावनी कहानियां हैं, उसे ऐसा लगता है कि उसके पात्र इकट्ठे होकर उसके इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए हैं, और वो भयभीत हो जाता है, उनको देख करके भयभीत हो जाता है, डर जाता है। भयभीत बंटी चिल्लाता है और मम्मी के पास जाता है। मम्मी उसे गोद में समेट लेती हैं, उसे प्यार करती हैं। डॉक्टर और मम्मी के कमरे में बंटी उन्हें असामान्य स्थिति में भी देखता है, और उसका बालमन लज्जा और जुगुप्सा से भर जाता है। ये निरंतर बंटी के मन में चिंतन जो चल रहा है, उसमें मम्मी के और उसके स्वयं के बीच की जो बढ़ती हुई दूरी है, बार बार वही उसे महसूस कर रहा है। 12वां परिच्छेद शुरू होता है। 12वें परिच्छेद में सुबह उठने पर मम्मी और डॉक्टर साहब का जो असामान्य रूप था, वही बंटी की आंखों के सामने बार बार घूमता है। यहां तक कि वो स्कूल में भी जाता है तो वहां उसका मन नहीं लगता, और वो लज्जा से भरा हुआ खुद को अपराधी महसूस करता है। यानी उसके व्यक्तित्व में अब तक अकेलापन था, असंतोष था, असहजता थी, लेकिन अब एक अपराध बोध भी निरंतर उस पर हावी होता जाता है। रात में फिर वही डरावने चित्र उसे डराते हैं, और सोते समय कब बिस्तर गीला हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। सवेरे मम्मी सबसे छुपकर उसके कपड़े बदलवाती हैं, किंतु उसे लगता है कि सबको जैसे ये पता चल गया है कि उसने रात को बिस्तर गीला कर दिया है, तो वो उस सबकी नजरों में अपने आप को हंसी का पात्र समझता है, यानी आत्मग्लानि से भरा हुआ सारे टाइम, सारे समय रहता है। स्कूल में जब भी टीचर कुछ पढ़ाते हैं तो बंटी के सामने फूफी, पापा, जादुई शीशी सब मिले जुले रूप में आने लगते हैं। यानी फूफी, जादुई शीशी, यानी फूफी की कहानियों में जो जादू की कहानियां सुनता था वो, उसमें जो जादुई शीशी का जिक्र होता था, वो सब पात्र बंटी के सामने घूमने लगते हैं। यानी वो न तो घर में ही सहज रूप से रह पाता है, और न ही स्कूल में, क्लास में वो अपने आप को एकाग्र कर पाता है। कुल मिलाकर बंटी अपनी असामान्य मनस्थिति के कारण कहीं भी एकाग्र नहीं हो पाता। मम्मी बंटी की किताबें अमी की मेज पर जमा देती हैं, क्योंकि नए घर में आ गए हैं, तो अमी की जो मेज है उसी पर बंटी की किताबें उसकी मम्मी रख देती हैं। अमी गुस्से में आता है और अपनी मेज पर बंटी की किताबें देखकर उन्हें गुस्से से उछाल कर फेंक देता है। बंटी भी क्रोध में भर उठता है ये बात देखकर, और वो अमी की किताबें उछाल देता है। फलतः दोनों में लड़ाई हो जाती है, और मम्मी आकर दोनों का बीच बचाव करती हैं। यहीं पर 12वां परिच्छेद समाप्त हो जाता है। 13वां परिच्छेद शुरू होता है। बंटी नए घर में है, आ गया है, सब कुछ है, अच्छा है, व्यवस्थित है, सुंदर है, लेकिन मानसिक स्तर पर वो उस घर में सहज बिल्कुल भी नहीं है। यही कारण है कि बंटी नए घर में उखड़ा उखड़ा सा रहता है। उसका मन न तो स्कूल में लगता है और ना ही वो घर में खुश रह पाता है। बंटी सोचता है कि अब वो अपने पापा को पत्र लिखेगा। जब वो अपने पापा को पत्र लिखने के विषय में सोचता है तो उसे लगता है कि सभी लोग घर में हमेशा इर्द गिर्द रहते हैं, ऐसी स्थिति में पत्र लिखना संभव नहीं होगा। तो वो निर्णय करता है कि जब घर में कोई नहीं होगा, उस समय वे एकांत में अपने पापा को पत्र लिखेगा।
डॉक्टर बंटी के लिए, क्योंकि बंटी और अमी में मेज को लेकर लड़ाई हो गई थी, तो डॉक्टर जोशी जो है बंटी के लिए एक नई मेज लगवा देते हैं। लेकिन बंटी के स्वाभिमान को क्योंकि ठेस पहुंची थी, उसने अपने आप को अपमानित महसूस किया था, इसलिए वो उस नई मेज पर भी अपनी किताबें नहीं जमाता। मम्मी उसकी किताबें वहां रख देती हैं नई मेज पर, लेकिन वह उन्हें भी वहां से हटा देता है। बंटी के सामने अब यदा कदा अजीब अजीब से चित्र उभरने लगते हैं, क्योंकि मानसिक संतुलन जो है उसका विकृत होता चला जा रहा है। पढ़ाई में उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। सोचते सोचते वो कक्षा में बैठता है, क्लास में बैठता है, तो भी वो सोचता सोचता कहीं और चला जाता है। क्लास में एकाग्र होकर पढ़ नहीं पाता। घर में भी जब वो रहता है, सबके बीच रहकर भी अपने आप को अकेला महसूस करता है और उस ख्यालों की दुनिया में ही कुछ कुछ सोचता हुआ खोया रहता है। डॉक्टर साहब बंटी को बहुत गंभीरता से लेते हैं, उसकी सारी गतिविधियों को देखते हैं और उसके प्रति अपना अधिक अपनत्व दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो उस घर में सहजता से रह सके। एक दिन वे बंटी को घुमाने ले जाने के लिए कहते हैं कि आज वे बंटी को घुमाने ले जाएंगे। ये सुनकर बंटी बहुत खुश होता है, उत्साहित होता है और तैयार हो जाता है। लेकिन अचानक वर्मा साहब को हार्ट अटैक आ जाता है और डॉक्टर साहब समय पर बंटी को घुमाने के लिए नहीं आ पाते। यहां से बंटी एक बार फिर टूट जाता है। बंटी का उत्साह सारा गुस्से में बदल जाता है और वो अनियंत्रित होकर अपना सामान अलमारी से निकालकर फेंकने लगता है, क्योंकि उसकी मनस्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वो ये समझ ही नहीं पाता कि कौन सी परिस्थिति में किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कोई विवशता डॉक्टर जोशी की हो सकती है। इस तरह की बात उस 9 वर्ष के बच्चे के लिए समझना नामुमकिन है। इसलिए वो ये समझता है, ये बात उसके मन में बैठ जाती है कि डॉक्टर जोशी उसे सिर्फ एक झूठा दिलासा देकर गए थे कि वे उसे घुमाने ले जाएंगे। वास्तव में वे उसे घुमाने ले जाना ही नहीं चाहते। अगले दिन स्कूल से आकर बंटी बरामदे में बैग रखकर सड़क पर दौड़ता है और दौड़ता हुआ अपने पुराने घर में पहुंच जाता है। वह यह सोचकर संतोष का अनुभव करता है कि मम्मी उसे घर में न देखकर दुखी होंगी, क्योंकि मम्मी को वो दुखी क्यों करना चाहता है? वो इसलिए करना चाहता है कि मम्मी दुखी होंगी तो उनका ध्यान उसकी तरफ केंद्रित होगा। अपनी मम्मी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो तरह तरह की गतिविधियां करता है और यही सोचते सोचते वहीं अपने पुराने घर के बगीचे में घास पर सो जाता है। मम्मी परेशान होती हुई इधर उधर ढूंढती हैं और खोजती हुई उसे आती हैं और कार में वापस बिठा करके ले जाती हैं। इसके बाद परिच्छेद 13वां समाप्त हो जाता है, परिच्छेद 14 शुरू होता है। बंटी निरंतर ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि वो खिन्न, उदास और अकेला अकेला एकाकी रहने लगा है। समय असमय कहानियां, पढ़ाई, नया घर, पुराना घर, नए लोग, पुराने लोग, पापा, कलकत्ता, फूफी, हरिद्वार, सबके चित्र एक साथ उसके दिमाग में घूमते रहते हैं और इन सब में ही उलझा होने के कारण वो सही से न तो पढ़ पाता है और ना ही घर में खुश रह पाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। मम्मी बंटी की अलमारी में पापा को लिखी उसकी चिट्ठियां देख लेती हैं, क्योंकि वो उसने निर्णय किया था, हमने पहले जिक्र किया कि वो अपने पापा को चिट्ठियां लिखेगा जब कोई घर में नहीं होगा। तो वो चिट्ठियां लिख लिख कर अपनी अलमारी में रख लेता है और एक दिन उसकी मम्मी उसकी अलमारी संभाल रही हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि बंटी ने पापा को चिट्ठियां लिखी हैं और वो बंटी से पूछती हैं कि ये चिट्ठियां तूने पापा को भेजी हैं या नहीं, लेकिन बंटी इसका कोई जवाब नहीं देता। तो शकुन को लगता है कि बंटी शायद यहाँ पर सहज नहीं है और वो अपने पिता के पास जाना चाहता है। इसलिए वो अजय को, अपने पहले पति को सूचित करती हैं कि वो आकर बंटी को ले जाए और सारी स्थिति उसे उनको बता देती हैं। फलतः अगले दिन बंटी को पता चलता है कि पापा उसे लेने के लिए आ रहे हैं। बंटी के मन में न हर्ष है न विषाद, क्योंकि वास्तव में वो पापा के पास जाना नहीं चाहता। वो सिर्फ अपना अंदर का जो असंतोष है उसे व्यक्त करना चाहता है और चाहता है कि मम्मी का ध्यान पहले की तरह उसकी ओर ही रहे। वह चाहता है कि मम्मी उसके लिए रोएं, क्योंकि अब वो पापा उसको लेने आ रहे हैं, वो कलकत्ता जा रहा है। तो वो चाहता है कि मम्मी उसके लिए रोएं ताकि उसे लगे कि हाँ, मम्मी के मन में उसके लिए कोई जगह है। उस कलकत्ता जाने से रोकें, लेकिन मम्मी प्यार से उसका सामान जमा देती हैं और वो पापा के साथ कलकत्ता चला जाता है। बंटी की असहज मनोदशा उसे मम्मी से निरंतर दूर करती जाती है और वो पापा के साथ कलकत्ता आ जाता है।
परिच्छेद 15वां शुरू होता है। इस परिच्छेद में लेखिका ने एक बार फिर शकुन के दृष्टिकोण को उभारने का प्रयास किया है। पहले लेखिका ने अजय के प्रति शकुन का दृष्टिकोण व्यक्त किया था। अब इस परिच्छेद में बंटी के प्रति उनका दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है। इसी समय अजय का पत्र आता है कि अब वह बंटी को अपने साथ रखना चाहता है। बंटी पापा के साथ जा चुका है और अब अजय ने यह निर्णय ले लिया है कि वो बंटी को अपने पास ही रखेंगे। तो वो शकुन को पत्र लिखकर यह सूचना देते हैं कि वो बंटी को अब अपने पास ही रखेंगे। शकुन चाहती थी कि डॉक्टर बंटी को अजय के पास रहने के बारे में स्पष्ट मना कर दें, इनकार कर दें, दो टूक जवाब दे दें और बंटी और ये कह दें कि बंटी शकुन के साथ यानी अपनी मां के साथ ही रहेगा। लेकिन डॉक्टर ने एक सुलझी हुई बात रखकर उसे सांत्वना दे दी, यानी इस विषय पर वो कोई प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करते। बंटी के जाने से शकुन अंदर ही अंदर बिखर जाती है। अब शकुन के सामने धीरे धीरे वे सभी चित्र आने लगते हैं जिन्होंने बंटी को सामान्य से असामान्य बनाया था। यानी वो आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया शकुन के मन में भी चल रही है और वो भी सोचती है, क्योंकि वो भी बंटी पर बहुत अधिक आंतरिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर बंटी से बहुत जुड़ी हुई थी, उसकी मां थी और वो हर स्थिति में चाहती थी कि बंटी एक स्वस्थ हंसते खेलते बच्चे के रूप में विकसित हो। लेकिन वो सब नहीं हो पाता, स्थितियां बिल्कुल बदल जाती हैं। तो वो उसे लगता है, पुरानी बातें याद करती है और उसे लगता है कि वही शायद कहीं ना कहीं इस बात के लिए जिम्मेदार है कि बंटी एक सामान्य बालक से असामान्य बालक के रूप में उभर कर सामने आया। परिच्छेद 16वां यानी अंतिम परिच्छेद शुरू होता है। कलकत्ता जाने के बाद भी बंटी की स्थिति में कोई सुधार नहीं आता। जितना असहज वो डॉक्टर जोशी के घर में था, उतना ही असहज वो अपने पापा के घर में कलकत्ता में होता है। आवाजों के ऊपर आवाजें, दृश्यों के भीतर दृश्य, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। बहुत भीड़ भड़के वाला शहर है। पुरानी स्मृतियां, नई घटनाएं सब मिलकर उसके चित्त को आंदोलित करते रहते हैं, बेचैन करते रहते हैं और उसकी बेचैनी, उसका अकेलापन, उसकी उदासी निरंतर बढ़ती चली जाती है। पापा बंटी को एडमिशन कराने के लिए एक स्कूल में लेकर जाते हैं। वहां पर प्रिंस जो टीचर हैं वो उनका टेस्ट लेते हैं, लेकिन बंटी इतना असामान्य हो चुका है कि वो उनके प्रश्नों के कोई जवाब दे ही नहीं पाता। फलतः उसका एडमिशन स्कूल में नहीं होता। अकेलेपन से अब बंटी उसको डर लगने लगता है। वह कई बार पापा से कहना चाहता है कि उसे मम्मी के पास ले चलो, लेकिन वो कह नहीं पाता। पापा बंटी को हॉस्टल भेजने, क्योंकि जब स्कूल में एडमिशन नहीं होता तो वो निर्णय लेते हैं कि वो बंटी को हॉस्टल में भेज देंगे ताकि वो हमउम्र बच्चों के साथ घुल मिलकर अच्छी तरह से रह सके। उसके सूटकेस, अटैची और बैग तैयार किए जाते हैं, उस पर उसके नाम और पते की चिट लगाई जाती है और बंटी के मन में हॉस्टल के कई खूबसूरत चित्र उत्पन्न किए जाते हैं। उसे हॉस्टल के सुंदर वातावरण के बारे में बताया जाता है ताकि उसका मन उत्साहित हो हॉस्टल जाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी बंटी के मन में नहीं होता। बंटी और पापा ट्रेन में बैठते हैं क्योंकि पापा बंटी को हॉस्टल छोड़ने जा रहे हैं। पापा उसे हॉस्टल की खासियत, अच्छाइयां बता रहे हैं। इतने में स्टेशन आ जाता है। बंटी की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं और वो सबके अप्रत्याशित चेहरे एक साथ मिलकर उसके सामने आए जा रहे हैं। यानी कभी उसे फूफी दिखाई देती हैं, कभी अमी और जोत दिखाई देते हैं, कभी शकुन उसकी मम्मी दिखाई देती हैं, कभी डॉक्टर जोशी का चेहरा, तो कभी मीरा जो उसकी नई माँ है उनका चेहरा उसके सामने घूमता जाता है और वो बहुत विचलित सा हो जाता है। इस मार्मिक पड़ाव पर, यहीं पर आकर बंटी के मन की इस व्याकुलता, इस असंतोष और असहाय मनस्थिति में ही उपन्यास यहां पर समाप्त हो जाता है। कुल मिलाकर इस उपन्यास के जरिए लेखिका मन्नू भंडारी एक प्रश्न, एक सवाल उठाती हैं कि दाम्पत्य संबंधों के बिखराव में केवल हम पति और पत्नी की, यानी स्त्री और पुरुष की दृष्टि से ही उस स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन हमें इस दृष्टि में, इस संदर्भ में बच्चे के दृष्टिकोण से भी सोचने की जरूरत है। यह सबसे बड़ा सवाल है जो इस उपन्यास में लेखिका ने उठाया है, आपके बंटी की विकृत मनःस्थिति, बिगड़ती हुई असामान्य मनःस्थिति के जरिए। अब उपन्यास का जो शीर्षक है दोस्तों, आपका बंटी, ये क्या स्पष्ट करता है? ये संकेत करता है कि बंटी अंततः, अंत होने पर, उपन्यास समाप्त होने पर वो किसी का नहीं रहा, न पापा का और ना ही मम्मी का, बस एक असामान्य सी समस्या का शिकार होकर कहीं विलुप्त हो गया। लेखिका ये स्पष्ट करना चाहती हैं कि ऐसे दाम्पत्य संबंधों के शिकार बच्चे, असहज तनावपूर्ण दाम्पत्य संबंधों के शिकार बच्चों का अस्तित्व सहज
नहीं रह पाता और वे असामान्य मनस्थिति के शिकार होकर अस्तित्वहीन से हो जाते हैं। वे जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते हैं और यही सवाल है जो इस उपन्यास के माध्यम से लेखिका ने उठाया है। तो ये हुआ दोस्तों हमारा आज का सत्र। हमने आपका बंटी के पूरे कथासार पर बात कर ली है। उम्मीद करती हूं कि इस कथासार की जो मूल संवेदना है दोस्तों से 5 पंक्तियों में कहा जा सकता है। कुल मिलाकर शकुन की विवशता, शकुन की मानसिकता और बंटी की मानसिकता, ये 2 मानसिकताओं के संघर्ष के माध्यम से एक बच्चे की पीड़ा को अभिव्यक्त करने की कोशिश की है लेखिका ने। और इन घटनाओं को जानना परिच्छेद के अनुसार हमारे लिए इसलिए जरूरी था ताकि हम उस बंटी की और शकुन की पीड़ा, उनके जीवन की विडंबना को गहराई से समझ सकें, क्योंकि जब तक हम उनकी प्रमुख घटनाओं को नहीं जानेंगे तब तक हम उस पीड़ा की गहराई को समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम इस उपन्यास के मर्म को समझ नहीं पाएंगे। उम्मीद करती हूं कि इस सत्र के द्वारा आपको आपका बंटी उपन्यास का मर्म अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।